स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी टेलिंग चैनल में, जहां कोहरे के डरावने इंतजार में रचती है भयानक कहानियां। तैयार रहें, क्योंकि हम आपके स्पाइन को झटके देने वाली एक कहानी पेश करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। सचिन मोटरसाइकिल रोककर उस अंधेरे में बैठे रोते हुए साये से पूछता है, कौन है वहाँ? इस समय इस सुनसान रास्ते पर अकेले बैठे कौन रो रहा है? आवाज सुनते ही उसका रोना बंद हो जाता है। वो साया उठकर मोटरसाइकिल की हेडलाइट की रोशनी में आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही उस साये का सर ऊपर को होता है, उसे देखकर सचिन चौंक जाता है। उसके मुंह से अनायास ही गुलाबो, यहाँ इस तरह सुनसान रास्ते पर उस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? और वहाँ मेले के पास उस जगह आई क्यों नहीं? मैं कब से तुम्हारा रास्ता देख रहा था। जब तुम नहीं आई तो मैं वापस जाने लगा। और ये इस तरह तेज तेज रोने की वजह क्या है? इन्हें कहा था ना मेरी माई मुझे नहीं छोड़ने वाली। आज तो वो उन लोगों को घर लेकर आ गई और पैसे लेकर मुझे उन्हें बेच दिया। बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचा के भागी हूँ। मैं तो मरने जा रही थी, पर तुम्हारा ख्याल आया बाबू, तो यहाँ आकर बैठ गई। पता था तुम इसी रास्ते से जाओगे। वहीं मेले में वो लोग मुझे पकड़ सकते थे, इसलिए मैं वहीं नहीं गई। मैं घर से भाग आई हूँ हमेशा के लिए। अब मुझे वहाँ दोबारा नहीं जाना। मेरा कोई घर नहीं। अब बस तुमसे पूछना है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? यदि नहीं तो मैं अभी अपना जीवन खत्म कर दूंगी। इस तरह भटकते भटकते और नहीं जीना। अब बोलो, करोगे इस गंवार से शादी? बोलो बाबू बोलो। वो सचिन को दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली। सचिन स्तब्ध सा मोटरसाइकिल पर बैठा बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक तरफ माँ, भैया और खुशबू के चेहरे घूम रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अनजान लड़की गुलाबो उसकी तरफ उम्मीद लगाए देख रही थी। क्या हुआ बाबू, तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुमने ही तो खुद सामने से कल बोला था कि मुझसे शादी करोगे। अब क्या हुआ? घर वालों के आगे झुक गए ना? अब मुझसे शादी नहीं करोगे ना? मुझे पता था मेरी कोई हैसियत नहीं। एक गरीब अनाथ गंवार लड़की को भला कौन पूछता है? मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया बाबू। तुम खुश रहो अपनी दुनिया में, लेकिन मैं अब ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहते ही वो तड़की झाड़ियों में भाग जाती है। उसे इस तरह भागते देखकर सचिन मोटरसाइकिल वही खड़ी कर उसके पीछे उसे आवाज देता हुआ झाड़ियों में भागता है। वहाँ बने एक कुएं में जैसे ही वो लड़की गुलाबो कूदने को होती है, तभी पीछे से सचिन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। ये क्या पागलपन है गुलाबो? मेरी बात सुने बिना ही वहाँ से भागती रही। मुझ पर भरोसा नहीं क्या? तुम्हें तुम्हारे घर जाने की कोई जरूरत नहीं। यदि घर जाओगी तो मेरे अपने हमारे घर। आज से तुमको उस घर की बहू का दर्जा देता हूँ। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अब चाहे जो हो जाए, मैंने फैसला ले लिया है।
बस तुम मरने का ख्याल दिल से निकाल दो। चलो मेरे साथ। सचिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन बाबू सुनो तो, मैं बिना शादी किए तुम्हारे घर नहीं जा सकती। गुलाबो उससे हाथ छुड़ाते हुए बोलती है। क्यों? तुम अभी मेरे साथ घर चलो, हम घर में सबको बताकर सबका आशीर्वाद लेकर कल मंदिर में शादी कर लेंगे। सचिन गुलाबो से बोला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब? सचिन ने हैरान होकर पूछा। मेरा मतलब जब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर लेती उस घर में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं बोल रहा हूँ ना, हम कल सबकी मर्जी से मंदिर में शादी कर लेंगे, और यदि किसी की मर्जी ना हुई तब भी मैं तुमसे शादी करूँगा। भरोसा नहीं मुझ पर? सचिन खुद के सीने पर हाथ रखते हुए गुलाबो से बोला। वो बात नहीं, लेकिन हमारे घर की रीत यही है कि जब तक शादी ना कर ले किसी पराये मर्द के साथ उसके घर कभी नहीं जाते। जब वो घर ही छोड़ आई तुम तो कैसी रीत? और इस समय भला हम कहाँ शादी करेंगे? अभी वक्त देखो, सचिन उसे घड़ी दिखाते हुए बोला। वो मैं नहीं जानती, पर बिना शादी किए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। रीत तो रीत है, माननी तो पड़ेगी। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, जब कोई लड़की शादी करती है तो पहले कुलदेवी के सामने अपने होने वाले पति को ले जाकर पूजा करनी पड़ती है, फिर मांग भरकर फूलों का हार पहनाकर कुलदेवी का आशीर्वाद जब तक ना ले तब तक अपसगुन माना जाता है। ये रीत नहीं मानी तो कुछ भी बुरा हो सकता है। मैं तुमको खोना नहीं चाहती बाबू, इसलिए जाऊंगी तो शादी करके ही, वरना नहीं। गुलाबो अपनी बात पर दृढ़ होते हुए सचिन से बोली। लेकिन इस वक्त कौन मिलेगा जो हमारी शादी कराए? और फिर आज पता है क्या दिन है? अमावस्या भरा आज। कौन शादी करता है? मुझे दिन से कोई मतलब नहीं। उधर वो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, इधर तुमको दिन दिखाई दे रहा है। यदि मेरी बात नहीं माननी तो चली जाती हूँ, मेरे पीछे मत आना। अब जाओ बाबू, तुम जाओ। इतना कहते ही गुलाबो पीछे मुड़कर जाने लगती है। सचिन दोबारा उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते हैं। चलो तुम्हारी बात मान भी ले तो इस समय कौन से मंदिर में हम शादी करेंगे? बोलो। हमारे कुल का एक मंदिर है, वही जहां हम पहली बार मिले थे। हम वही कुल देवी को साक्षी मानकर शादी कर लेंगे। हमें अभी वहां चलना होगा, उस जगह, वो भी इस वक्त। और तुमने ही तो कहा था उस दिन की रात में वहां जाना ठीक नहीं। गुलाबो से हैरानी जताते हुए बोला। सचिन, शादी करनी है अभी तो वही चलना पड़ेगा, डरो नहीं, मैं साथ हूँ। हमारी कुलदेवी का आशीर्वाद लेना जरूरी है, जल्दी चलो। वो सचिन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। सचिन जैसे उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। इतनी जल्दी ये सब क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता। बस वो उस लड़की गुलाबो की बातों में खोता चला जाता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। वो जगह तो यहाँ से बहुत दूर है, हम इस वक्त कैसे वहाँ जा सकते हैं? उसकी बात सुन गुलाबो जवाब देती है। सचिन गुलाबो से सवाल करता है। यहाँ से एक रास्ता नदी को ओर जाता है, जिससे हम उस जगह जल्दी पहुँच जाएंगे। अब बिना सवाल किए जल्दी चलो बाबू, अभी अच्छा मुहूर्त चल रहा है।
यदि हम इस मुहूर्त में कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर शादी कर लेंगे तो आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। उस जंगली उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए कुछ ही देर में वो लोग वही झरने के पास उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सचिन की मुलाकात उस तड़की गुलाबो से हुई थी। वहां पहुंचकर गुलाबो उसे एक पेड़ के नीचे ले जाती है। पेड़ के पीछे झाड़ियां हटाते ही एक छोटी सी गुफा मिलती है। वो सचिन को उस गुफा में चलने का बोलती है। सचिन हैरानी से उसी रहस्यमय गुफा को नजरें घुमा कर देखने लगता है। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ रोशनी दिखाई देती है। एक दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। सामने कोई डरावनी सी देवी का मूर्ति रखी रहती है और पास ही एक लाल जोड़ा 2 हाथ रखे हुए होते हैं। सचिन गुलाबो से पूछता है कि ये सब सामान यहाँ कैसे? गुलाबो बताती है कि वो सब सामान उसने पहले ही रख दिया था। जब कल सचिन से उसकी बात हुई थी, गुलाबो बोले जा रही थी और सचिन बड़े आश्चर्य से वो सब देखे जा रहा था। गुलाबो बोले, जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ। लो इस थाली में पड़े सिंदूर को उंगली से उठाकर मेरी मांग भरो और फिर हार पहना दो। सचिन वैसा ही करता है पर वो कुछ समझ नहीं पाता। उसकी मांग भरकर दोनों एक दूसरे को हार पहना देते हैं। जैसे ही सचिन उसके गले में हार डालता है वैसे ही वो लड़की गुलाबो चेहरे पर एक अलग ही चमक लिए मुस्कुराने लगती है। सचिन बस उसे गौर से देखे जा रहा था। बस बाबू, अब हम जन्म जन्म के साथी बन गए, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। देवी का आशीर्वाद मिल चुका है, अब सब अच्छा होगा। इतना कहते ही वो अपनी उंगली के एक नाखून को सचिन की होठों पर गड़ा देती है। थोड़ा खून निकल आता है। सचिन दर्द से करा उठता है। फिर वो लड़की गुलाबो अपनी होठों पर भी ऐसे ही खून निकालती है। दोनों के खून को मिलाकर दो उस मूर्ति को तिलक करती है। सचिन अभी भी सब कुछ चुपचाप होते देखता रहता है। फिर गुलाबो वापस उसे लेकर उस रास्ते पर आ जाती है जहां सचिन की मोटरसाइकिल खड़ी रहती है। इधर जब रात के 10 बज चुके होते हैं, सचिन के घरवाले परेशान होते हैं। महेश गांव में जाकर सचिन के दोस्तों से संपर्क करता है पर सभी वो सुबह वाली घटना का जिक्र करते हैं जब सचिन उनके बीच से चिढ़कर चला जाता है। फिर उनमें से किसी ने उसे नहीं देखा। महेश वापस चिंतित होते हुए घर आ जाता है। कुछ देर में बंटी वहां आता है जिसकी मोटरसाइकिल लेकर सचिन गया था। बंटी ने सचिन के अचानक मोटरसाइकिल लेकर कहीं जाने वाली बात सबको बताता है। सभी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी उसकी माँ पार्वती बोलती है, ये सचिन पता नहीं कहाँ गया है। इतनी रात हो गई, मुझे तो लगता है माँ वो कल रात वाली से परेशान होकर ही कहीं गया है। मैंने कहा था, हमने उससे बात करने में जल्दी कर दी। पता नहीं कहीं होगा। मेरा छोटा भाई महेश चिंता और आशंका भरे लहजे में बोलता है। सचिन का दोस्त बेटी भी इंतजार कर वापस अपने घर चला जाता है। जब मनोहर लाल और खुशबू को पता चलता है तो वो भी उनके साथ सचिन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सभी जगह देखने के बाद पार्वती, महेश और मनोहर लाल आंगन में आकर चिंतित होकर चुपचाप बैठे रहते हैं। पार्वती के मन में रह रहकर अनजानी आशंकाएं जन्म लेने लगती हैं। वो भगवान से सचिन की सलामती की दुआएं करने लगती है। रात को 11:45 बजे गांव में सभी दुकानें बंद हो चुकी थी।
दूर किसी घर में रेडियो पर डॉन फिल्म का अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन गाना बज रहा था। गांव के सभी रास्ते सुनसान पड़े थे, इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। तभी एक मोटरसाइकिल वहां से गुजरती है। पीछे ताल जोड़े में गुलाबों को लेकर सचिन गांव में प्रवेश करता है। गुलाबों घूंघट हटाकर पूरे गांव को आसपास नजरें घुमाकर देखते हुए आंखें चौड़ी कर अजीब ढंग से मुस्कुराने लगती है। तभी 2 से 4 कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे पड़ जाते हैं। गुलाबों घूंघट हटाकर उन कुत्तों की तरफ बस एक नजर देखती ही है। इतने में ही वो तेज भौंकना छोड़ ऊ करते हुए पीछा करना छोड़ वापस पूंछ हिलाते हुए उल्टी दिशा में भाग जाते हैं। जैसे ही सचिन घर में प्रवेश करता है, माँ उसे देखते ही उसकी तरफ आती है। महेश भी दौड़कर उसके पास आता है। कहाँ चला गया था मेरे भाई? हम कितना परेशान हैं। शाम से ही माँ को देख कितनी परेशान है। किसी ने खाना भी नहीं खाया, बस तेरी ही चिंता में बैठे हैं सब। शाम से मनोहर चाचा और मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। देख कितना वक्त हो गया है, घर की कुछ चिंता भी है तुझे। कहाँ था तू अब तक? महेश सचिन के कंधों पर हाथ रखते हुए उससे सवाल करता है। तभी मनोहर लाल बीच में आकर घबराया हुए महेश को सचिन से अलग करते हैं। उसे शांत होने का इशारा करते हैं। सचिन जब वहां देखता है तो मनोहर चाचा, खुशबू भाभी और माँ सभी हैरानी से प्रश्नवाचक मुद्रा में उसकी ओर देखते रहते हैं। सचिन चुप होकर खड़ा रहता है। उसके मुंह से कोई बोल फूटता। वो सभी ने बड़ी अजीब नजरों से सबको देखता रहता है। खुशबू भी उसके पास आकर उससे वही प्रश्न करती है जो उस समय सबके मन में उठ रहे थे, पर सचिन कोई जवाब नहीं देता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात की शुरुआत करे। दोनों हाथों की मुट्ठियां तेजी से भींचते हुए वो खुशबू की तरफ देखता है। खुशबू उसकी आंखों में सवालिया निशान लिए देखती रहती है। तभी माँ बोलती है, बोलना क्या बात है, चुप क्यों है? आखिर कहाँ गया था? तेरी तबीयत तो ठीक है, देख कितना पसीना आ रहा है तुझे इस ठंडी रात में भी। बोल बेटा बोल, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। बंटी की मोटरसाइकिल लेकर आखिर कहाँ गया था? पार्वती घबराकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली। इतने में जैसे ही गांव के इकलौते पुराने घंटाघर में रात के 12 बजने की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती है। सचिन के पीछे से एक लड़की छन छन करते ताल जोड़े में सजी हुई घूंघट किए हुए अपना पहला कदम पर दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। उसके वहां आते ही जैसे सारे वातावरण में अचानक से बदलाव आ जाता है। साए साए कर हवा भी अपनी तेजी दिखाने लगती है, जिसके असर से पास में जलती हुई लालटेन भी बार बार झपझप करने लगती है। वहीं आंगन में बंधे हुए बेल अचानक से सफेद आंखें फाड़ते हुए गर्दन ऊंची कर बेचैनी से पीछे की तरफ सरकने लगते हैं, जैसे वो खूंटा उखाड़कर वहां से भाग जाना चाहते हो। ये सब देखकर सभी और हैरान हो जाते हैं। किसी की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर अचानक से ये सब क्या होने लगा। वातावरण जो अब तक शांत था वो इतना अशांत कैसे हो गया।
खुद सचिन भी ये सब बड़ी हतप्रभ नजरों से देखने लगता है। उसे भी कुछ समझ नहीं आता। अक्षयों की झड़ी लग जाती है, पर ताज जोड़े में सजी गुलाबों पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता। वो एक हाथ से पल्लू सर पर लिए धीरे धीरे चलकर सचिन के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। सभी लोग स्तब्ध होकर बड़ी हैरानी से सचिन के बगल में खड़ी ताल जोड़े में सजी गुलाबों को देखने लगते हैं और बस एक टक उन दोनों को ही देखते रहते हैं।